इसके बाद बहुत सारे, ये फिजिशियन था, फिजिक्स का स्टूडेंट था, बम्पर फिजिक्स आता था, मॉडर्न फिजिक्स में बोर्ड में बहुत काम की है और बोर्ड को फिजिक्स अच्छा खासा आता था, और आता तो केमिस्ट्री भी इसको था। अगर इसको फिजिक्स हम बात करें तो बोरबरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि हम बताते हैं, इन्होंने पहले आया प्लांक थ्योरी पे, किस पे? प्लांक का नाम सुने हो? आइंस्टीन को बुलाया, पहले इसने दोनों के सिद्धांतों को पढ़ा। उस समय प्लांक और आइंस्टीन बहुत उत्कृष्ट साइंटिस्टों में गिने जाते थे, इन लोगों की थीसिस पे कोई उंगली नहीं उठा पाता था। जैसे कुछ हमारे ऐसे योग्य लोग मिल जाते हैं अपने फील्ड में जिन पे कोई उंगली उठा, वो ऐसे काम करके दिखा देंगे जो अतुलनीय होगा। जैसे आपने मेजर चंद का नाम सुना होगा, मेजर, एक और नाम था उनका कुछ और, हॉकी के कौन थे? ध्यानचंद, नाम सुने हो? हमारे इंडियन हॉकी के टीम के सबसे कैप्टन थे और उनकी क्वालिटी थी कि एक बार गेंदा उनकी स्टिक में आ जाता था, फिर कोई निकाल नहीं पाता, पूरा टीमिया के उसी में ठोको तो निकलता नहीं, उसी में गोलियाए रहते, और उतनी स्पीड न चाहते थे उसमें अपने हॉकी वाले डंडे में कि वहां बहुत स्पीड नाचता उनका बॉल, और उसमें चाहे जितने लोग मार पीट कुछ भी कर ले उसमें से बॉल निकलता, मतलब एक बार फंसाए कि फिर गोल, निकालने का कोई चारा नहीं था। और मेजर ध्यानचंद के बाद ये जो उत्कृष्टता थी हॉकी को लेकर, इसीलिए हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या बनाया गया, क्योंकि उसके बाद तो कोई नहीं आया बेहतर, लेकिन जब तक वो थे तब तक दुनिया में स्वर्ण पदक जितने रहे, या कांस्य पदक रहे या रजत पदक रहे, ओलंपिक गेमों से वो छीन के ले आया करते थे इंडिया के नाम, क्योंकि उन जब वो आ जाते थे तो हर कोई जानता था कि अब जीतना मुश्किल है, कोई नहीं जीत सकता ध्यानचंद से, क्योंकि वो इतने बुरा हॉकी खेलते थे। एक बार वो बुढ़ापे अवस्था में उनकी घटना बताया, वो बैठने देखने गए थे, लेकिन हॉकी के नियम में कि अगर कोई इंजोरियस हो जा रहा है, चोट लग जा रहा है, तो उसके एक आदमी को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट में देखोगे ना 15 प्लेयर जाते हैं, चोट लगने पे एक दूसरा आ सकता है, 11 का तो नाम होता है, इनका एक खतरा चोट लग जाए तो। और मेजर ध्यानचंद उस समय देख रहे थे, अपने इंडिया का गेम्स देख रहे थे, वो भी फाइनल मैच चल रहा था, और चूंकि ओल्ड एज थे, ज्यादा एज होने की वजह से जैसे निकल जाते ना, क्या बोलते संन्यास, तो संन्यास की अवस्था में थे, बोले थे कि नहीं खेलना है, लेकिन उस समय देखिए कि जो विपक्षी था उसने पूरा 23 गोल कर चुका था, कितना? 23 गोल उस टाइम इंटरवल में, और इनका सिर्फ 9 गोल हुआ था, 14 गोल बचे थे, और टाइम बचा था सिर्फ 6 मिनट, 6 से 7 मिनट का टाइमिंग थी, तो 7 मिनट में कितनों कोशिश कर लेते तो ज्यादा से ज्यादा 7 गोल मार देते, और विपक्षी वाले एकदम खुश थे कि फिर तो मिला फाइनल। उस समय बस एक जानकर एक डंडा जड़ दिया एक हाकी, एक अपने प्लेयर को, अपने टीम का अपने को ही छोड़ दिया, बढ़िया उखड़ गया पैर। अच्छा, जब वो मारा तो वो समझ गया था उसकी बात को कि हमें क्यों इंजीनियस किया, मतलब ये बुलाना चाहता है उन्हीं को, और उस समय ध्यानचंद की तरफ उसने देखा, उन्होंने तुरंत तैयार हो गए कि हाँ हम खेलेंगे। विपक्षों की हालत उस 7 मिनट में खराब हो गई, गए, मतलब 7 मिनट में 7 गोल नहीं कर सकते हो तुम, एक गोल करना कठिन हो जाएगा, 7 मिनट तक फंसाए रखो, जाने मत दो, 7 मिनट टाइम खत्म, फिर क्या गोल करोगे, और उन्होंने 7 मिनट नहीं लगने दिया था, 5 मिनट कुछ सेकंड में 14 गोल कंप्लीट करके चले आए, और इंडिया उसमें जीत गए। तो इसको बोलते उत्कृष्टता, मतलब उस समय उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी हॉकी को लेकर कि कोई उंगली, अब वो कह देते कि हॉकी इस बार मैच ऐसे होगा, तो कोई कहता नहीं ऐसे होगा, क्योंकि उनके पास वो उत्कृष्टता थी। उस समय ये दोनों उसी तरह के थे, ये लोग जो कह देते थे साइंस की दुनिया में बिना प्रयोग किए कह देते ना, तो कोई ये नहीं कहता कि सर जी गलत कहा था, जैसे आज टीचरों का होता है, टीचर गलत भी पढ़ाए तो स्टूडेंट नहीं कहते सर जी गलत है, घर के जाइए सही है कहा नहीं है, जब बोरबरी सर थे उन्होंने प्लांक और आइंस्टीन की पूरी थ्योरी को पढ़ा, और पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद उन्होंने परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, और जब वो परमाणु का नया मॉडल दिए उसका नाम दिया गया बोरबरी का परमाणु मॉडल। बोरबरी का बोरबरी ने बताया कि परमाणु के भीतर नाभिक होता है, जो रदरफोर्ड सर बता रहे, बहुत ठीक ठाक बता रहे कि हर परमाणु के केंद्र पे एक अति सूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग होता है, छोटा मजबूत धनावेशित, अति सूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे रहते हैं या बैठे रहते हैं या स्थिर होते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
किसमें? ये बोले थे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बोले इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को उन्होंने K11 कहा, जो आगे चल के हम लोग कोष कहते हैं, अर्थात कोषों में चक्कर लगाते हैं। वो बोले ऐसे अपने आप चक्कर नहीं लगाते, कोषों में चक्कर लगाते हैं। और वो जब चक्कर लगाते हैं तो आगे बोरबरी के कई स्टेटमेंट है। बोरबरी का पहला स्टेटमेंट, परमाणु के केंद्र पर अतिसूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं, नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग MBR यानी h/2 पाई के बराबर होता है। वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग MBR कोणीय संवेग यानी h/2 पाई के, जहाँ पे n कोषों की संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और h प्लांक नियतांक है। इलेक्ट्रॉन जब इसको फॉलो करता है उसी में चक्कर लगाता है। होता क्या है, नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन और धनावेश में क्या लगता है? आकर्षण बल, क्योंकि धन और ऋण एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षण बल लगता है। और इस आकर्षण बल को ये अपना क्या बना देता है? अभिकेंद्र बल क्या बना लेता है? और केंद्र बल जब लग जाए तो ये क्या करने लगेगा? वृत्तीय। आपको पता होगा हमारे सैटेलाइट्स जो अभी दूसरे ग्रहों पे भेजे जाते हैं वो इसी आधार पे भेजे जाते हैं, अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगवाते हैं। अपने चक्कर लगा भी रहे हैं कई सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को खींच रहे हैं जिससे आकर्षण बल लग रहा है। वह आकर्षण बल अब केंद्र बल बन जा रहा है और केंद्र बल का काम चक्कर लगवाना। अब केंद्र बल ना रहे तो चक्कर नहीं लगेगा, और केंद्र बल की उपस्थिति में ही चक्कर लगाता है। अलग की बात है, पृथ्वी चंद्रमा को भी खींच रहा है और चंद्रमा पृथ्वी को भी खींच रहा है, लेकिन चक्कर तो वही लगाएगा जो छोटा होगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा में छोटा कौन? चक्कर तो उसको लगाना पड़ेगा। किसका? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी सूर्य को खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम से, लेकिन चक्कर तो छोटा जो रहेगा उसी को लगाना पड़ेगा। कौन चक्कर लगाएगा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब हम लोग के जो स्पेस में सैटेलाइट आर्टिफिशियल भेजे जाते हैं, जैसे जियो कंपनी अपनी सैटेलाइट भेजी है कि नहीं भेजी है? हाँ, एक तो सैटेलाइट जियो का ऊपर गया होगा। ऐसा फोटोग्राफी में आप इस तरह के ग्राफ्स देखे होंगे, कभी देखे हो ऐसा? टीवी में ऐसा कभी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया गया होगा। इस टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, ये आपके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पेट्रोल से नहीं, अपने आप। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी और वो दोनों में क्या लग रहा है? आकर्षण बल। वो आकर्षण बल क्या बन जा रहा है? और अब केंद्र बल उसको क्या करा रहा है? हम लोगों में भी तो आकर्षण बल लग रहा है, हम लोग क्यों नहीं चक्कर लगा रहे हैं? हमको पृथ्वी खींच रही है, तुम क्यों नहीं चक्कर लगा रहे हो? क्योंकि चक्कर हर जगह नहीं लगा पाओगे, एक निश्चित कक्षा में लगा पाओगे। उसी कोष में चलो तुमको छोड़ा है, तुम भी बिना कहे पृथ्वी का चक्कर लगाओगे। वो निश्चित कोष कैसे पता चलेगा? जहां पे MBR यानी h/2 पाई के बराबर होगा उसी कोष में ही चक्कर लगा पाओगे। उसके ऊपर या नीचे हुए तो तुरंत खींच लिए जाओगे। बात समझ में है? मतलब अगर पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा सा गिर जाए तो सूर्य तुरंत सट से खींच लेगा। जब अपने कक्षा में होंगे तभी चक्कर लगाओगे, थोड़ा दूर हो किनारे नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक रस्सी पे चलना तभी संभव है जब रस्सी पे ही चलोगे, इधर उधर हुए तब गिर जाओगे। ऐसे कंडीशन में हमारे जो चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट, वो एक निश्चित कक्षा में होते हैं। बोरबरी चूंकि फिजिक्स के थे, सबको बैठा के अच्छे समझा दिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे ही चक्कर लगा रहा है जैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह लगा रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब क्या कर रहे हैं? और कोई गिरा सूर्य में? नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। उन निश्चित कक्षाओं में उनका कोणीय संवेग MBR यानी h/2 पाई के बराबर चल रहा है। और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों तरफ। मतलब नाभिक को सूर्य मान लो और इलेक्ट्रॉनों को ग्रह मान लो।
सब चक्कर अपने अपने कक्षाओं में लगा रहे हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर, और इस आधार पे परमाणु क्या हो गया, अस्थायी। अब तो स्पार्क नहीं होगा ना। तो बोरबरी ने रदरफोर्ड से भी आगे चीजों को बताया, लेकिन बाद में जब स्पेक्ट्रम लिया गया, अब सोचो कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है फोटो। जैसे बड़े चीजों का आप फोटो लेते हैं, ऐसे छोटे चीजों का फोटो नहीं आएगा। अब यहाँ हवा का फोटो लोगे तो आएगा, तो उसका आप क्या ले पाएंगे, स्पेक्ट्रम ले पाएंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है फोटो, उनके रियल ओरिएंटेशन, रियल फेज को बताना। क्योंकि जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, आगे टेक्नोलॉजी और बढ़ी, तो बोरबरी को भी फ्लॉप कर दिया गया। क्योंकि ये तो 99% सही था। आज भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या आ गया, आधुनिक परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल, मॉडर्न, सोमरफील्ड द्वारा दिया गया। और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन चूंकि ये ज्यादा ही इसमें अध्यक्षता निभाए, मेन थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, सही है, उसमें बहुत मजबूत होता है, धनावेशित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में बैठे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो इस तरह घूमते हैं, इस तरह में, बोरबरी वृत्ताकार, और ये दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त माने गोल गोल, दीर्घ वृत्त ऐसा चपटा कह दो से लंबा कह के, क्योंकि दीर्घ वृत्त कहते हैं। मैथ वाले जानते हैं, उन लोग इक्वेशंस चीजें पढ़ाई जाती है। तो इनमें उनमें क्या फर्क था, स्पेक्ट्रम का अंतर था। तो जानते हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर थोड़ी सी गलती आएगी तो आपको तो हटा ही दिया जाएगा। इसीलिए साइंस पे शक करना क्या है, बेवकूफी। साइंस एकदम छटा छटा माल निकालता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने ऊपर विश्वास ना करना चलेगा, साइंस के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि वो ऐसा लोकल चीज नहीं है कि आप जाके कह आए हो खाला घरेलू नोट हो गया, अच्छा चलो बाबू कहा तुम नोट करो। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होता है, 50 बढ़िया बढ़िया आलोचक बैठे रहते हैं, सबको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, एक से एक क्वेश्चन करेंगे, तब ये कैसे होगा, तब ये कैसे होगा। अगर आप पूरी चीजों को प्रयोग के तौर पे और व्याख्या के तौर पे सेटिस्फाइड कर पाए, तब आपकी बातों को रखा जाता है साइंस में। और वो भी कोई अगर 10 साल बाद बदल दिया आपके बातों को, तो फिर फ्लॉप कर दिया जाएगा। जैसे रदरफोर्ड की बात को माना जा रहा था, जब बोरबरी आए तो उनको क्या कर दिया गया, किताब में लिख दिया जाता है कि इनके सिद्धांत 100 रूप से सही नहीं है, मतलब सही रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बोरबरी ने भी पूरी की पूरी कोशिश की, और पूरा इन्होंने फिजिक्स का अध्ययन भी किया, प्लांक और आइंस्टीन के सिद्धांतों को भी पढ़ा, और उसके आधार पर इन्होंने परमाणु की व्याख्या की, जिनके अनुसार पहला स्टेटमेंट रहा कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग mBr/2π के बराबर होता है। इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल को अभिकेंद्र बल बनाकर ही चक्कर लगाया जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का नुकसान नहीं करता चक्कर लगाने में, बल्कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लग रहा है, प्लस और माइनस का जो आकर्षण लग रहा है, वो अभिकेंद्र बल बन जा रहा है, और अभिकेंद्र बल चक्कर लगवा रहा है, जबकि वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं कर रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने जो बताया वो बहुत ही फैक्टफुल रहा, उसको देखते हैं स्पेक्ट्रम को लेकर क्या चीजें हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन इससे पहले हम सोमरफील्ड में बता रहे हैं कि इनकी जब लास्ट में फिर अध्ययन आगे बढ़ा, तो इनके भी मॉडल में कमियां आ गई कि बोरबरी का परमाणु मॉडल क्या नहीं कर पाया, अस्थायित्व की व्याख्या कर पाया कि नहीं, अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाया है। अस्थायित्व मतलब स्टेबल नहीं हुआ, एटम हो गया है, यह स्टेबल नहीं था। खाली स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, और स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी किसने किया, आधुनिक परमाणु मॉडल। वहां वर्ड बदल जाता है, यहाँ बोले थे एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाया जाता है, जबकि वास्तव में देखा गया एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगता है। इस तरह की कक्षाओं में चक्कर समझ में आया। बोरबरी का जो थर्ड स्टेटमेंट रहा, हम देखते हैं उनकी स्पेक्ट्रम को लेकर, लेकिन उससे पहले मूल परमाणु जो देखते हैं, मूल का आपको पता होगा किसी भी परमाणु के जब कणों को देखा गया तो उसमें टोटल 32 प्रकार के कण मिले। कितने प्रकार के, एक परमाणु के अंदर टोटल 32 टाइप्स के पार्टिकल्स बैठे होते हैं। वैसे उसमें से 3 लोग मुख्य है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है
न्यूट्रॉन है। इसकी खोज 1897 में, 1919 में, 1932 में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक के थ्रू किया गया। लेकिन है उसमें कितने? 32। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेशान, पाई मेशान, म्यू मेशान, फोटॉन, ये सब क्या है उसके पार्टिकल्स है। अलग की बात है कि वो लोग साइज छोटी होती है, माइनर होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसीलिए उन्हें मूल कण, तो किसी भी परमाणु में कुल कितने कण होते हैं? 32 तरह के कण होते हैं। अपने इस केमिस्ट्री हमको तीन पढ़ाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिजिक्स में टोटल 32 होता है। अब अपने इंटर लेवल में जब हम फिजिक्स में आते हैं तो 8-10 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? आगे वाले चैप्टर में जब हम नाभिक पढ़ेंगे तो वहां पे 10 को पढ़ेंगे, लगभग 10 इसी चैप्टर में लगभग 10 पढ़ेंगे। तो 10 चैप्टरों 10 चीजों को पढ़ा जाएगा। लेकिन उस 10 में 3 को मूल कण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं। इसकी खोज आपने जानते होंगे, ईयर भी जानते होंगे, कैसे खोज हुआ ये भी जानते हो। परमाणु मॉडल को भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डॉल्टन ने बताया था, जिनका कोई मॉडल नहीं था, परमाणुवाद था, लेकिन ये फ्लॉप हुए। तो फिर जे थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी विफल हो गया। तो रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड भी अस्थाई की व्याख्या नहीं कर सके, तो वोल्बरी ने अपने प्लैंक और आइंस्टीन के सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या किया। इसमें परमाणु अस्थाई तो हुआ लेकिन स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। और फिर लास्ट में हम आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़े, मॉडर्न जो आज भी पढ़ा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या कर चुके। अब वोल्बरी कहते हैं हम और एटम के अंदर घुसते हैं, देखते हैं एटम के अंदर वास्तव में होता क्या चीज है। तो वोल्बरी सर ने उसकी स्टडी की और स्टडी करके बताया कि नाभिक के चारों तरफ जो ये कक्षाएं होती है, ये लाइन खींचा नहीं गया होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी पे मान लीजिए चल रहा है तो लाइन जैसा दिखता है, जैसे जहाज जाते देखे होंगे, जहाज का कोई रास्ता खींचा नहीं गया है, बल्कि जहाज जाता है इसलिए एक रास्ता बन जाता है, तो वही उसका रास्ता बच जाता है। मतलब कोई भी कक्षाएं कोष होते हैं, वो कोष कोई फिक्स लाइन नहीं है, उसी पे से इलेक्ट्रॉन नाचता है, तो वो एकदम लाइन महसूस होता है और हम उसको रेखाओं से प्रदर्शित भी कर देते हैं। मतलब ये जो कोषें खींची जाती है, ये वास्तव में कोई रेखा है नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जिस रास्ते पे वो घूम रहे हैं वही रास्ता उनका कोष बन जा रहा है। ऐसे कंडीशन में ये कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उसमें वैद्युत बल ज्यादा लगने की वजह से वो बहुत प्रबल रूप से बना होता है, मजबूती से बना होता है। लेकिन जो दूर होते हैं, नाभिक से दूर होने पर वो लोग क्या होते हैं? दुर्बल रूप से बंधे होते हैं। यदि इन्हें कोई ऊर्जा देता है, नहीं ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे, कोषों की संख्या और जाता है ना। जब किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा मिलती है तो उस बाह्य ऊर्जा को वो सोख लेता है, सोखने के बाद वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वो अपने से ऊपर वाले कक्षाओं में कूद जाता है। लेकिन वहां पे 10 पे -6 सेकेंड ही रुक पाता है। कितना? -6 या -8 के लगभग, मतलब 1 सेकेंड का 10 लाख हिस्सा कम कर दो, उतना टाइम रुकने के बाद फिर वो क्या हो जाता है? वापस, और अपने ऊर्जा को वहां से निकाल आता है, रेडिएट कर देता है। मतलब जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है नाभिक के चारों तरफ और बाहर से ऊर्जा पाता है, तो उस ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर के कक्षाओं में कूद जाता है। लेकिन वहां पे बहुत कम समय रुकता है, फिर वो ऊर्जा रेडिएट करता है, निकाल देता है और फिर अपने क्या चलाता है? वापस। लेकिन जब यह ऊर्जा उसे बहुत ज्यादा मिल जाती है तब वापस नहीं जाता, वो छोड़ ही निकल जाता है। जब वो छोड़ के निकलता है तो उस नाभिक को छोड़ के निकलता है, इसलिए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाने लगता है। और क्या, परमाणु से निकलेगा तो नाभिक का चक्कर लगाना छोड़ देगा। जैसे ये रहा पदार्थ में यहाँ बैठा परमाणु का नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है तब तो वो लेगा, सोखेगा, ऊपर कूदेगा, फिर निकालेगा और निकाल के फिर वापस चला आएगा। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पाएगा तो फिर थोड़ा ज्यादा कूद जाएगा और वो नाभिक के प्रभाव से बाहर हो जाएगा, इसलिए वो फिर वापस और फिर वो इधर उधर से फालतू दौड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब फिर ऊर्जा पाएगा
तो उस पदार्थ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उस पदार्थ से ही बाहर निकल जाना, उस मेटल से ही बाहर आ जाता। तो कैसे पाओगे, जब कोई परमाणु होता है तो उसके अंदर नाभिक होती है, नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो प्रबल रूप से बंधे होते हैं, लेकिन जब वो ऊर्जा की मात्रा को शोषित करते हैं तो बाहर की कक्षाओं में कूद जाते हैं। और वहां पे जब मान लीजिए उनके पास ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिल रहा है, मतलब ज्यादा ऊर्जा नहीं मिली है कि वो नाभिक को छोड़ पाए। जैसे आप नेचर में देखोगे, जैसे मान लीजिए हमारे भारत का एक क्षेत्र है, आसाराम बापू भागना शुरू किए। ऊर्जा तो होगा ही, बिना ऊर्जा थोड़ा ना भाग पाएंगे। ऊर्जा मतलब क्या, पैसा, पहुंच, दिमाग, ये ऊर्जा है। सरकार की निगाह में सरकार नाभिक है, ढूंढ रहा है भैया कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। अगर उसके क्षेत्र के अंदर उतर निकल नहीं पाए, फिर खींच के लाइए अपनी जगह। और बाई चांस बॉर्डर क्रॉस हुई है सरकार के, तब वो अपने मन रहा ही होगी चल के अब कुछ ना कर देंगे। इसे समय नीरव मोदी, माल्या सब ऐश कर रहे हैं बेचारे। तो ऐसी कंडीशन में जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव में रहेगा तब तक उन्हें फिर वापस ही चलाएगा, क्योंकि उसके पास तो आकर्षण बल है ना। लेकिन जब वो ज्यादा ऊर्जा पाके कूद जाएगा तब बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन। अरे बाहर निकलने का मतलब सामान से बाहर नहीं, नाभिक से बाहर। फिर वो दौड़ेगा उल्टा सीधा, और उसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही आपके चार्ज कैरियर होते हैं, उसी की वजह से धारा बहती है। जिसमें वो लोग ज्यादा हो जाते हैं वो चालक बन जाता है, जिसमें कम होते हैं अर्धचालक होता है, और जिसमें नहीं होते हैं अचालक होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपके बोरबरी सर कह रहे हैं कि अभी आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। हम आपको ऊर्जा तो दे रहे हैं, आप कूद रहे हो, लेकिन हम आपको उतनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं कि आप नाभिक से बाहर निकल जाओगे। तो आपको फिर क्या होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। जब वापस आओगे तो अपनी ऊर्जा निकाल के आओगे, जो लिए थे वो निकाल के आओगे। और जब ऊर्जा निकालोगे तो उस ऊर्जा का जब स्पेक्ट्रम खींचा जाएगा तो कुछ इस तरह के स्पेक्ट्रम मिलेंगे। ये रहा पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। कोषों की ऊर्जा ऊपर जाने पे बढ़ती है कि घटती है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद तो कहीं जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो इतना जंप नहीं कर पा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाए, मतलब नाभिक को ही छोड़ के भाग ले। उसे फिर वापस आना है। जब वो वापस आता है तब स्पेक्ट्रम मिलता है, और जब वापस नहीं आता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जैसे एक नाभिक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और नाभिक को छोड़ने के लिए मान लो 100 जूल की ऊर्जा की जरूरत है, वो 80 जूल पाया, निकल जाओगे? कूदोगे, कोशिश करोगे, फिर वहां पर 80 निकालोगे, फिर वापस आओगे। और जब आप अपने पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन नहीं पाता है तो उसे फिर कम बैक होना होता है, वापस आना होता है। और जब वापस आता है तो स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन अगर कहीं वो 130 जूल पा गया था, क्रॉस कर देगा एकदम, नाभिक को छोड़कर बाहर फेंक देगा, और फिर वो वापस नहीं आएगा चक्कर लगाने के लिए। और ऐसे इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाता है? फिर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ बोरबरी सर किस वाले को बता रहे हैं? जब वापस आएगा, मतलब आपको छोड़ के बाहर निकलने भर का ऊर्जा नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? वो बात यहाँ सुनो। बोरबरी का थर्ड लॉ, पहला तो ये बताया कि प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग m/r के बराबर होता है। ये भी बताए थे कि इनके कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, 2 8 18 32। बोरबरी बताए थे। दूसरा लाइन ये कुछ और बताएगा, क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि वो लगने वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल को अभिकेंद्र बल बना के चक्कर लगाता है। तीसरा ये क्या बताए? जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है तो बाह्य कक्षाओं में जंप कर जाता है, कूद जाता है, चला जाता है, लेकिन वहां लगभग कुछ क्षण 10 पे -6 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 10 लाख हिस्सा कर दो, जितना कम टाइम बचेगा वही 10 पे पावर -6 सेकंड तक ठहरता है कूदने के बाद, फिर अपनी ऊर्जा को रेडिएट करता है, निकालता है, और फिर वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वापस अगर वो पहले में आया तो पहले कहां से आएगा? या तो दूसरे कूद के गया हो तब पहले में आया हो, या तो तीसरे से पहले में आए,
या तो चौथे से पहले में आए, पांचवें से पहले में आए, छठे से पहले में आए या 17वें से पहले में आए। अगर वो पहले में आया तो जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं इसका नाम रखा जाता है लाइमन श्रेणी। कैसी? कूदने के बाद वापस जब आएगा तब, और कहीं नहीं आया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया, तब स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वापस आया तो ऊर्जा निकाल के आएगा, जो ऊर्जा निकाल के आएगा उससे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद के पहले में आया तो उससे मिलने वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। अगर दूसरे में कहीं आया तो दूसरे में कहा पहले दूसरे में आएगा, वापस दूसरे में या तो तीसरे से आएगा या चौथे या पांचवें या छठे या इसको बोलते हैं बामर श्रेणी। अगर तीसरे में आ रहा है तो चाहे चौथे, चाहे पांचवें, चाहे छठे, चाहे इसको बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। अगर चौथे में आ रहा है तो चाहे पांचवें, चाहे छठवें, चाहे सतवें, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। और अगर पांचवें में आ रहा है तो चाहे छठे से आए, चाहे सतवें से आए, चाहे ऊपर अठवें से आए, तो इसको बोलते हैं फुंड श्रेणी। मतलब स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां मिलती हैं? 5। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। इसमें लाइमन श्रेणी का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो परावैंगनी से मिलता है। किससे? नाम सुनो, परावैंगनी। बामर जो है वो दृश्य किरणों से मिलता है, बैगनी से लाल के बीच जो दिखता है तुम्हें, वो इधर वाले औरत से मिलते हैं, इंफ्रारेड। पढ़े हो ना? बैगनी से लेकर लाल तक की किरणें आपको प्रकाश दिखाई देती है। जब लाल से ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो जाए तो उसको औरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड। और बैगनी से जब नीचे हो जाए, बैगनी का है लगभग 3500 और लाल का है 7800। अगर 3500 से 7800 के बीच प्रकाश का है, इस प्रकाश की लाइट अगर 3500 से 7800 के बीच है तो उसको हम दृश्य किरणें कहते हैं। वो हमें दिखाई देता है, मतलब देखने में मदद करता है, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी। और अगर उसकी तरंगदैर्घ्य 7800 क्रॉस कर गया, लाल को क्रॉस कर गया, तो औरत, इंग्लिश में इंफ्रारेड। और अगर है नीचवा घट गया, 3500 से नीचे चला आया, तो परावैंगनी, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से नीचे अल्ट्रा। तो जब बैगनी से नीचे तरंगदैर्घ्य होगा तो परावैंगनी, और लाल से ऊपर होगा तो औरत। लाल से ऊपर तरंगदैर्घ्य को औरत, और बैगनी से नीचे को परावैंगनी। ना तो परावैंगनी दिखता है और ना इस प्रकाश में परावैंगनी औरत किरणें दिखाई नहीं। लेकिन ये जो कपड़ा तुम्हारा सूख जाता है ना, वो औरत किरणों के कारण सूखता है, दृश्य के कारण नहीं। यहाँ कपड़ा फैला दो, धूप में फैला दो, तो ये भी तो प्रकाश है, सूख जाएगा जल्दी। मतलब ये दृश्य किरणें नहीं सुखवाती है, औरत तो सुखवाती है आपके कपड़ों को। और आपको पता होगा कि अभी नीट के 2018 में सिंपल क्वेश्चन आया था कि व्हिच सीरीज इज विजिबल, इसमें से कौन सी श्रेणी दिखाई देती है? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। बामर श्रेणी है जो आपके बैगनी से लेकर रेड तक के स्पेक्ट्रम में आता है, और ये दिखाई देता है। 2018 का जाके फिजिक्स नीट का पेपर उठाओगे, फिजिक्स बोलोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हिच सीरीज इज विजिबल, कौन सी श्रेणी दिखाई देती है? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, 4 ऑप्शन है, तो कौन दिखेगा? बामर ही दिखता है, क्योंकि बामर का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी से लाल के बीच आता है, तो इसलिए वो दिखाई देता है। लेकिन जो लाइमन है वो परावैंगनी के किरणों में आता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जो और इधर पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड है, ये भी आपको दिखाई नहीं देते। और ये किस आधार पे है? आपके वापस आने के आधार पे है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद रेडिएट करके वापस पहले में आएगा तो लाइमन, दूसरे में आएगा बामर, तीसरे में आएगा पाश्चन, चौथे में आएगा ब्रैकेट, और पांचवें में आएगा तो। इसमें आपको याद रखना होगा कि लाइमन का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी से नीचे है, 3500 एंगस्ट्रॉम से नीचे, इसलिए परावैंगनी में आता है। बामर वाले का 3500 से 7800 के बीच दिखने वाले किरणों में आता है, जिसको आप बिबिग्योर कहते हो, दिखने वाला करण, वो उसमें आता है। और जो पाश्चन ब्रैकेट फुंड है वो लाल से भी हाई तरंगदैर्घ्य के हो जाते हैं, जिनको हम लोग औरक्त रीजन कहते हैं या इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। तो दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। दैट इज द टॉपिक स्ट्रक्चर का 60 पार्ट आपका खत्म हो चुका है। 60%, 40% और बचा है। समझ में आ गया जी?